दोस्तों मिडिल ईस्ट में इजराइल और ईरान के बीच की जो राइवलरी है ये तो बहुत पुरानी है। बहुत सारी ऐसी इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन है मिडिल ईस्ट में, जैसे हिजबुल्लाह, हौथी, हमास, जिनका इस्तेमाल ईरान लगातार करता है, उनको सपोर्ट करता है और एक प्रॉक्सी वॉर ईरान और इजराइल के बीच में बहुत लंबे समय से चली आ रही है। बट अब ऐसा लगता है कि एक डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन की शुरुआत हुई है और एक बड़ी वॉर इन दोनों देशों के बीच में देखने को मिल सकती है। इसकी शुरुआत की है इजराइल ने, जब इजराइल ने ईरान की सबसे बड़ी और सबसे फेमस न्यूक्लियर साइट नतान्स न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी, उसके ऊपर अटैक किया। यहां पर इजराइल का यह कहना है कि नतान्स में ईरान ने इतना न्यूक्लियर एनरिच कर लिया था कि वो 15 न्यूक्लियर वेपन बना सकता था, और अगर ईरान 15 न्यूक्लियर वेपन बना लेता तो ऑब्वियस सी बात है कि ईरान इजराइल को टारगेट करता, और इसी वजह से प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स इजराइल की तरफ से प्लान की गई। अब इन स्ट्राइक्स में ईरान के 2 न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी मारे गए हैं, और इसके साथ साथ नतान्स में जो अंडरग्राउंड न्यूक्लियर स्टोरेज साइट है, न्यूक्लियर एनरिचमेंट के लिए सेंट्रीफ्यूज लगाए गए हैं, वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं। यह भी इजराइल की तरफ से क्लेम किया गया। इस पूरे अटैक को प्लान किया गया था इस तरीके से कि 200 से ज्यादा इजराइल के एयरफोर्स फाइटर जेट्स वो ईरान की सीमा में एंटर करते हैं, और 100 से ज्यादा 100 से ज्यादा न्यूक्लियर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक किया जाता। तो 100 से ज्यादा ठिकानों के ऊपर अटैक किया था इजराइल ने। इसके बाद ईरान ने भी रिटेलिएट किया, और यह रिटेलिएशन भी काफी ज्यादा डेवास्टेटिंग था। टेल अवीव और हाइफा मेडिटेरेनियन कोस्ट पर एक कोस्टल सिटी है, और यह सिटी इजराइल की ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इजराइल की ओवरऑल ट्रेड में से 30% हाइफा के पोर्ट से ही होता है। तो इन दोनों शहरों को टारगेट किया गया, जिस टारगेट में 10 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। अब इस टारगेटेड अटैक के बाद अमेरिका भी बीच में आ गया है, और डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक वार्निंग दे दिया। वार्निंग यह है कि अगर ईरान इजराइल के ऊपर अटैक करना बंद नहीं करेगा और अमेरिका के साथ एक न्यूक्लियर डील साइन नहीं करेगा, तो और कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स हो सकते हैं। जो रिटेलिएशन अब ईरान के प्रति होगा वो और बहुत ज्यादा गंभीर हो सकता है, और बहुत ज्यादा डेवास्टेटिंग हो सकता है। क्योंकि इस अटैक के बाद, जब इजराइल ने ईरान को अटैक किया, उसके बाद ईरान ने अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील साइन करने से मना कर दिया। उसने न्यूक्लियर नेगोशिएशन से भी बैकआउट कर लिया है, और अब लगातार वो इजराइल को रिटेलिएट कर रहा है, इजराइल के ऊपर काउंटर अटैक जो है वो कर रहा है। इसके बाद जब हाइफा और टेल अवीव पर अटैक हुआ, तो इजराइल ने भी दोबारा से एक बार ईरान के ऊपर अटैक किया, और यह अटैक जो प्लान किया गया, यह ईरान की गैस फील्ड के ऊपर किया गया है। और यह पहली बार है कि इजराइल ने ईरान की गैस फील्ड्स को टारगेट किया है। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम। ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है, कुछ वैसे ही कामाकाज ड्रोन जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट में इस्तेमाल किए गए थे, वैसे ही कामाकाज ड्रोन्स उनका इस्तेमाल किया गया है, और गैस फील्ड को टारगेट किया गया। ये गैस फील्ड पर्शियन गल्फ में लाई करती है, और इस गैस फील्ड को कतर के साथ शेयर करता है ईरान। तो कहीं ना कहीं कतर जो है वो भी इस इशू में इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि कतर के साथ ये गैस फील्ड शेयर करता है ईरान पर्शियन गल्फ में। इसके साथ साथ इजराइल ने ईरान की डिफेंस मिनिस्ट्री को भी टारगेट किया है, और एक वार्निंग भी जारी की गई है। सो इजराइल टारगेट्स ईरान्स डिफेंस मिनिस्ट्री, इवैक्यूएशन वार्निंग्स नियर वेपन्स फैसिलिटी। तो अब इजराइल ईरान की डिफेंस मिनिस्ट्री को टारगेट करने वाला है, उसकी फैसिलिटीज को टारगेट करने वाला है, और जहां जहां ईरान अपने वेपन्स को स्टोर करके रखता है, उन एरियाज को अब इजराइल टारगेट करेगा। उसके लिए वार्निंग पहले से ही जारी कर दी गई है। बट इस सबके बीच एक और बहुत बड़ा बयान आया है इजराइल के ऑफिशियल्स की तरफ से। यह बयान यूएसए की तरफ से निकल कर आ रहा है, क्योंकि ये इजरायली ऑफिशियल्स यूएसए में मौजूद थे। वहां पर इनके साथ एक इंटरव्यू चल रहा था। उस इंटरव्यू में रिपोर्टर ने इनसे पूछा, तो उस क्वेश्चन के रिप्लाई में इन्होंने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनी, उनको भी टारगेट किया जा सकता है। इजराइल इस बात से बिल्कुल बैकआउट नहीं कर रहा कि सुप्रीम लीडर को भी वो टारगेट कर सकते हैं। सो amid heightened tensions between Iran and Israel after recent strikes, an Israeli official has hinted that Iran's supreme leader Ayatollah Ali Khamenei could be direct target। तो वो एक डायरेक्ट टारगेट बन सकते हैं। चैनल 12 है,
यूएसए में उसके साथ इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने ये बात कबूली है, इजराइल इज नॉट रूलिंग आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ एलिमिनेटिंग अली खमेनी। तो यहां पर अगर हम इजराइल का एक ब्रॉडर प्लान देखते हैं तो वो प्लान कुछ इस तरीके का है कि ना केवल न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटीज उनको डिस्ट्रॉय किया जाए, बल्कि इसके साथ साथ ईरान की जो पूरी पॉलिटिकल हायरार्की है उस पॉलिटिकल हायरार्की को भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, जिससे ईरान पॉलिटिकली डिस्टेबलाइज हो जाए और वो फिर से ऐसा कोई न्यूक्लियर प्लान परस्यू ना कर पाए, वो कोई न्यूक्लियर वेपन डेवलप ना कर पाए। ये कुछ आइडियोलॉजी निकल कर आ रही है। दिस स्टेटमेंट इंडिकेटेड दैट Israel's campaign could go well beyond dismantling Iran's nuclear program and potentially target the Iranian regime's leadership structure। अगर पिछले कुछ समय में आप देखेंगे भी तो ईरान के बड़े बड़े जो ऑफिशियल्स हैं, चाहे वो मिलिट्री ऑफिशियल्स हो, चाहे आप बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की बात कर लीजिए, उनको टारगेट किया गया इजराइल की तरफ से। और अब ईरान के सबसे बड़े लीडर आयतुल्लाह अली खमेनी उनको टारगेट कर सकते हैं, उन्होंने क्लियरली ये बात रख दी है। The Israeli official further stated that Israel's recent strike have already inflicted substantial damage। तो उन्होंने ये भी कहा है कि हमने जो ईरान के ऊपर ये अटैक किया था, इस अटैक में हमने ईरान को बहुत सब्सटैंशियल नुकसान पहुंचाया है। The IDF conducted strikes in Yemen on Saturday night in an attempted targeted attack on senior Houthi military leader। तो ना केवल ईरान के ऊपर अटैक किया जा रहा है, बल्कि ईरान के साथ साथ जो भी यहां पर प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशंस है, जो भी मिलिशियाज हैं जो इजराइल को टारगेट करते आए हैं, जिसमें से हौथी एक बहुत ही प्रोमिनेंट मिलिशिया ऑर्गेनाइजेशन है, इजराइल उसको भी लगातार टारगेट कर रहा है, उसके भी बड़े बड़े लीडर्स को एलिमिनेट करने की कोशिशें चल रही हैं। तो ओवरऑल जितने भी यहां पर प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशंस है और ईरान, उसको अब इजराइल कॉम्प्रिहेंसिवली टारगेट कर रहा है और उन्हें एलिमिनेट करने के पर्पज से। इन अ मेजर एस्केलेशन इन द मिडिल ईस्ट रीजन, इजराइल लॉन्च्ड ऑपरेशन राइजिंग लायन। तो नाम रखा गया है राइजिंग लायन, जिसके अंडर ईरान का पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश चल रही है। और अब कहीं ना कहीं अमेरिका भी बीच में आ रहा है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम बात करते हैं तो उनके जो बयान होते हैं वो कुछ अलग ही नजर आते हैं। कई बार वो ये कहते हैं कि अगर ईरान न्यूक्लियर डील साइन नहीं करेगा तो फिर उसको रिपरकशंस फेस करने पड़ेंगे। कभी वो ये कहते हैं कि मैं चाहूं तो बहुत जल्दी इस वॉर को खत्म करवा सकता हूं। तो उनके भी कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट देखने में आते हैं, बट ओवरऑल कहीं ना कहीं यूएसए का इन्वॉल्वमेंट जो है वो भी धीरे धीरे करके इस इशू में देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ एक और बहुत सरप्राइजिंग मूव हुआ है। यूजुअली अगर हम ट्रेडिशनली देखते हैं तो मिडिल ईस्ट का जो रीजन है, यहां पर ईरान और सऊदी अरेबिया ये एक दूसरे के साथ कंपटीशन में नजर आते हैं। मतलब जो इस्लामिक वर्ल्ड है वहां पर शिया और सुन्नी उसका एक डिवीजन है, और जो सुन्नी इस्लाम है उसको लीड करता हुआ नजर आता है सऊदी अरेबिया। वहीं शिया इस्लाम उसका लीडर माना जाता है ईरान। और ट्रेडिशनली इन दोनों कंट्रीज में आपस में कोई बहुत अच्छे रिलेशनशिप रहे नहीं है, बट ये जो रीसेंट स्ट्राइक हुई है ईरान के ऊपर, इसके बाद सऊदी अरेबिया भी ईरान के फेवर में सामने आ गया है और उसके फेवर में बयान दे रहा है। एक तरीके से सऊदी अरेबिया ये दिखा रहा है या ये कहने की कोशिश कर रहा है कि पूरा का पूरा मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो ईरान के साथ इस समय खड़ा हुआ है। सो मोहम्मद बिन सलमान वो सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस हैं, उन्होंने ये कहा है कि इस्लामिक वर्ल्ड ईरान को बैक कर रहा है और ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं पेजेश्कियन, उनके साथ इनकी बातचीत भी हुई है। आइए देखते हैं कि क्या बातचीत है, क्या निकल कर आ रहा है। सो सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान स्ट्रांगली कंडेम्ड Israel's attack on Iran and expressed condolences for the Iranian lives lost. In a phone call with Iranian President Masoud Pezeshkian, bin Salman declared Saudi Arabia stand with its brothers in Iran and will spare no effort to support them। तो मतलब पहली बार ऐसा कोई बयान देखने को मिल रहा है सऊदी अरेबिया की तरफ से, जहां वो खुलकर ये कह रहे हैं कि भाई ईरान में रहने वाले लोग हमारे भाई बंधु हैं और हम उनके साथ खड़े हुए हैं। और सिर्फ हम नहीं, पूरा का पूरा इस्लामिक वर्ल्ड जो है वो इस समय ईरान के साथ खड़ा हुआ है, उसको बैक कर रहा है। द क्राउन प्रिंस स्ट्रेस दैट रियाद वाज यूजिंग ऑल डिप्लोमेटिक चैनल्स टू प्रेशर फॉर एन एंड टू इजरायली एग्रेशन। तो इजराइल जो एग्रेशन दिखा रहा है, जो ईरान के ऊपर अटैक कर रहा है, वो खत्म हो जाए, इसकी कोशिशें चल रही हैं। और सऊदी अरेबिया जितने डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं उनका इस्तेमाल कर रहा है कि ये जो डिस्प्यूट खड़ा हुआ है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसको डी एस्केलेट किया जाए। Warning that Israel's actions were aimed at
एस्केलेटिंग टेंशंस एंड क्रिएटिंग अ प्रीटेक्स्ट फॉर यूएस इंटरवेंशन। तो वो ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इजराइल ये जो लगातार ईरान को टारगेट कर रहा है वो इस वजह से कर रहा है क्योंकि वो चाहता है कि मिडिल ईस्ट में ये इशू और एस्केलेट हो, क्योंकि अगर ये इशू एस्केलेट होगा तो फिर मिडिल ईस्ट में यूएस डायरेक्ट इंटरवेंशन करने लग जाएगा, जो पिछले कुछ समय में देखने को नहीं मिला। तो वो डायरेक्ट इंटरवेंशन यूएसए का हो जाए, ये कोशिशें चल रही है इजराइल की तरफ से, ऐसा उनका कहना है। सो ओवरऑल अगर आप देखोगे इशू बढ़ता जा रहा है, दोनों साइड्स एक दूसरे के ऊपर काफी हद तक अटैक कर चुकी है, काफी लोग मारे गए हैं, सिविलियंस आर लूजिंग देयर लाइव्स, और कहीं ना कहीं यूएसए का इन्वॉल्वमेंट भी धीरे धीरे करके बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन ईरान के लिए अच्छी बात यह है कि पूरा का पूरा मुस्लिम वर्ल्ड उसके साथ खड़ा हुआ नजर आता है। सऊदी अरेबिया ने कह दिया कि पूरा मुस्लिम वर्ल्ड उसे बैक कर रहा है। इनफैक्ट रिसेंटली पाकिस्तान भी ईरान के सपोर्ट में बाहर आया है। तो ट्रेडिशनली जिन कंट्रीज के साथ ईरान के रिलेशनशिप अच्छे नहीं भी रहे हैं वो भी ईरान को बैक कर रहे हैं इस कॉन्फ्लिक्ट में। देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये कॉन्फ्लिक्ट और बड़ा होता है, क्या अमेरिका डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट में एंटर करता है, या फिर इस कॉन्फ्लिक्ट को डिफ्यूज कराने की कोशिश की जाती है, क्योंकि ईरान अपने स्टैंड से बच करने को तैयार नहीं है। ईरान ने क्लियरली ये कह दिया कि हम अब कोई भी न्यूक्लियर डील साइन नहीं करने वाले हैं। एंड इनफैक्ट ये भी खबरें आ रही हैं कि नतांज में न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर जो अटैक हुआ था उसके बाद वहां से रेडिएशंस लीक कर रही हैं, तो वो जो एरिया है उसके आसपास सिचुएशन और ज्यादा ग्रेव हो जाएगी। लेट्स सी इश्यू एस्केलेट होता है या फिर डिफ्यूज करने की कोशिश ग्लोबल कम्युनिटी मिलकर करती है। थैंक यू। जय हिंद।